बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी NA 122 के हवाले से और NA 144 के हवाले से। वो इंतखाबी मार्का, वो बाई इलेक्शन जिसके बारे में बहुत हाइप थी और हाइप दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्रिएट की, मीडिया का भी उसके अंदर बड़ा किरदार था। रिज़ल्ट क्या निकला और उस रिज़ल्ट से इन सियासी जमातों के लिए क्या सबक है। जिस तरह क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन लाहौर का था NA 122 का, उसके बारे में मुस्लिम लीग नून की क्या तवक्कुआत थी और फिर एंड में हुआ क्या, और क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक नहीं हुआ, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एक मेजर थ्रेट पोज किया रूलिंग पार्टी मुस्लिम लीग नून को, उसकी वो अपनी मिसाल आप है। उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसकी अहमियत क्या है, और क्योंकि एक बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था, मार्जिन बड़ा कम था विक्ट्री का, बट एट द एंड विक्ट्री इज अ विक्ट्री। कहा जाता है कि बेशक 100 वोटों की हो, जीत जीत होती है। इस हवाले से भी बात करेंगे और आगे चल के ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए तो कम्प्लीटली जिसे कहा जा सकता है कि वाइप ऑफ हो रही है, वाइप आउट हो रही है इन इलेक्शन से। इसकी वजह क्या है? क्या अभी तक 2008 से 2013 तक का बैगेज मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? इस पर बात होगी। आगे चल के रूलिंग पार्टी मुस्लिम लीग नून के कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो टिफ है, जो आपस में एक दूसरे के साथ मुखालफत है, वो अब पब्लिक में आ गई है और एक दूसरे की मिनिस्ट्रीज के हवाले से बातें भी हो रही हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो थोड़ी बहुत खींचातानी हो रही है उस हवाले से भी होगी। लेकिन एक बहुत अहम मामला जिसके बारे में बात होगी इस पर यह कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि तकरीबन 272 पार्लियामेंटेरियंस को काम से रोका है कि जब तक वो अपने असासे जाहिर नहीं करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने अपने 26 लेजिस्लेटर्स को रोक दिया है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, कि उनको इनफैक्ट सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने भी अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। ये कहाँ तक जाती है और इसकी वजह क्या है, असासे क्यों नहीं डिक्लेयर किए जाते, इस हवाले से बात करेंगे। तो नईम साहब, we have a very political agenda based on politics and the political news. Politics. अब क्या करें? अब that's कुछ और भी, कोई गॉसिप शॉसिप भी करनी चाहिए। गॉसिप करेंगे हम, गॉसिप अभी चल के करेंगे हम। बड़ी गॉसिप है आज जो है आपके पास, आपस में जो खींचातानी हो रही है मिनिस्टर्स की, बड़ी गॉसिप होती है। एन इनसाइड स्टोरी आल्सो। नईम साहब, एक रिपोर्ट है मेरे पास, ये रिपोर्ट पहले देख लेते हैं NA 122 के हवाले से, फिर गुफ्तगू आगाज करते हैं। हल्का NA 122 के ज़िमनी इंतखाब पर पूरे मुल्क की तवज्जो लगी हुई थी। इन दोनों जमातों ने इलेक्शन में कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। एक तरफ अगर जनाब इमरान खान ने हल्के में 2 जलसे किए और अपने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाई, वहीं मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनाब हमजा शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने सरदार अयाज सादिक साहब की इंतखाबी मुहिम को भरपूर तरीके से चलाया। जहां एक तरफ इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां बिखेरी गईं, वहीं अखबारी इत्तलात के मुताबिक इस हल्के में कामयाबी हासिल करने के लिए पैसे का भी बेदरेग इस्तेमाल किया गया। और तो और वज़ीर आज़म साहब भी गाड़ी में बैठे बैठे हल्के का चक्कर लगा कर गए। एक तरफ जहां इलेक्शन के नताइज ने एक बार फिर फतह का ताज सरदार अयाज सादिक के सर पर सजा दिया, वहीं याद रहे कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब अलीम खान से फतह का मार्जिन 2500 से भी कम वोटों का है। दूसरी तरफ हल्के में जहां मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने 70 हज़ार से जायद वोट हासिल किए, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 1000 का हिस्सा भी अबूर नहीं कर पाए। अब सवाल यह है कि हल्का NA 122 के इंतखाबी नताइज ने इन जमातों को क्या सियासी सबक सिखाया। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इससे पहले कि हम बात करें कि हुआ क्या इलेक्शन में, गुज़िश्ता हफ्ते जब प्रोग्राम हुआ तो उसमें आपको याद है कि कुछ सर्वेस थे जो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें 1 अक्टूबर का था और 1 सितंबर का था। और सितंबर के सर्वे आने के बाद नजम सेठी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से कैंपेन कर रही है, जो डिफरेंस है, जो फ़र्क नज़र आ रहा है सर्वे के अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो मज़ीद नैरो हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेन करेगी। और हमने वो गेन देखा अक्टूबर के सर्वे के अंदर। और जो लास्ट वीक प्रोग्राम हुआ इलेक्शन से पहले, उसमें नजम साहब ने ये प्रिडिक्ट किया था। क्या प्रिडिक्ट किया था, ये आप इस क्लिप में देखें और फिर हम बात करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई टफ फाइट हुई तो निचली सीट पे होगी। ये ऊपर वाली सीट अभी भी ऐसे लगता है कि ये टफ फाइट अगर होगी भी तो नून लीग शायद जीत जाए। ये क्लिप आपने देखा सुनैम साहब,
चले, मुझे बड़ी दाद तो दे दे थोड़ी सी। मुझे बड़ी तकलीफ होती है आपको दाद देते। क्या किया जाए यार, मजबूरी है, मजबूरी। चिड़िया को ही दाद दे दें। चले, चिड़िया को दाद दे दी हमने। महन साहब, एज यू हैड सेड, मतलब ठीक है जो लग रहा था, इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन। NA 122 बड़ी हाइप थी, सब कुछ था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में सब यही कह रहा था जी बड़ा इजी विन होगा, लोगों ने कहा बड़े, इट वाज नेवर एन इजी विन एट द एंड। और मेरे ख्याल में अलीम खान साहब ने ठीक ठाक तगड़ा मुकाबला किया, इस पे कोई शक ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। मसला क्या बना, मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड कहाँ लूज किया आप समझते हैं एंड वाले दिनों में? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने तो अपना वोट बैंक बरकरार रखा। अच्छा। आखिरी स्टेजेस पे PTI ने जमात इस्लामी के साथ एक अलायंस बना लिया था, जिसकी वजह से 8-10 हज़ार वोट तो वहाँ मिल गए उनको, जो पहले अलीम खान साहब को कभी नहीं मिलते थे। दूसरा कि अलीम खान साहब ने ठीक ठाक पैसा लगाया, और दिलचस्प बात यह है कि पैसे तो सारे लगाते हैं, मगर अलीम खान साहब ने ठीक ठाक पैसा लगाया। हर गली कूचे में उन्होंने मोटरसाइकिल्स और उन्होंने झंडे लगवाए और उन्होंने ऑफिस खोले एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मशीनें बांटी। हाँ, मतलब है, मगर दिलचस्प बात क्या है इसमें कि अलीम खान साहब को कभी भी 30,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिला था किसी इलेक्शन में भी, हारते रहे, एक इलेक्शन सिर्फ जीते थे। तो इस दफ़ा ही गेव अ टफ फाइट। अब वो टफ फाइट के दो तीन वजूहत थी। एक तो ये कि इमरान खान साहब खुद आए हुए थे, वो बिल्कुल ऐसी था जैसे अपने लिए वो कैंपेन करते उसी तरीके के साथ उन्होंने अलीम खान के लिए की, और उन्होंने अपने सपोर्टर्स को यही कहा कि ये मेक और ब्रेक है, आके दिखाएं कि वी आर पावरफुल, एंड सो ही मैनेज टू पुल पीपल आउट। वो दूसरी तरफ अलीम खान साहब ने अपना वोट बैंक भी निकाला जो थोड़ा बहुत था, फिर पैसे का वोट बैंक, फिर जमात इस्लामी का। तो जनरली एक तो ये इनकी तरफ से एक अच्छी खासी कैंपेन चली। दूसरी बात ये थी कि नून लीग वाले जो वोटर हैं वो भी कुछ थके हुए हैं। उसकी वजह यह है कि नून लीग के परफॉर्मेंस के ऊपर हर बंदा सवाल खड़ा कर रहा है कि अब 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल होने वाले, 2.5 साल होने वाले हैं, और कोई पॉवर्टी एलिवेशन नज़र नहीं आ रही, कोई जॉब्स उस तरीके से जिस तरीके से लोग मुलाजमत ढूंढ रहे हैं वो नहीं हो रही, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं ऐसे नज़र आ रहे। और यही जो बिजली का जो मसला है वो भी हल नहीं हुआ। वो जो कहते थे 6 महीने में हो जाएगा, साल में हो जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा, 2.5 साल हो गए, अभी भी 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके जो प्रोजेक्ट्स थे ना, दैट होल डेवलपमेंट एजेंडा, इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि देखिए 1 साल हमारा ज़ाया हो गया ये धरने भरने में। उनको डेफिनेटली उसका से नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो चल नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो चलने को भी आए हैं वो भी अब कंट्रोवर्शियल होने शुरू हो गए हैं। ये नंदीपुर कंट्रोवर्शियल हो गया, और भी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब टेलीविज़न पे आप एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ये हुआ, ये मेट्रो लाइंस, ये जो सारी रेड बसेस, ये सब कुछ जो चल रहा है, सब के ऊपर सवालिया निशान। LNG अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऊपर से लड़ाई झगड़े मुस्लिम लीग नून के अंदर हो गए, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो परफॉर्मेंस है मुस्लिम लीग नून का, वो जो था कि जी मिनिस्टेरियल शफल होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, ये होगा वो होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी कि जी अफगानिस्तान के साथ ये ब्रेक थ्रू हो जाएगी, इंडिया के साथ ये ब्रेक थ्रू हो जाएगी, वो इट इज़ उनके सामने बहुत मुश्किलात आ गई। तो मैं ये समझता हूँ इस वजह से मुस्लिम लीग का जो ग्राफ है वो उतना तकड़ा नहीं रहा जितना रहना चाहिए था। बट अनिल साहब, डोंट यू थिंक कि इस वक्त पर ये परफॉर्मेंस ड्रिवन इलेक्शन जो नहीं था, ये तो था कि रीट्रेट करनी थी अपनी पोजीशन 2013 वाली। नहीं, देखिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये वोटर जो है ना अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन इजहार कर रहा है, बहुत हो गया। लोग हमेशा तवक्को करते हैं कि जल्दी सहूलतें मिलेंगी, स्पेशली जब आप इलेक्शन कैंपेन के अंदर इतनी सख्त, इतनी ज़बरदस्त वादे करें कि अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब वो डिसरप्ट हो गया सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट एजेंडा, तो लोगों को मायूसी है। और PTI का जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है वो फुल फ्लैश चल रही है, और इमरान खान साहब बिल्कुल रिलेंटलेसली इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने टेम्परेचर ऊपर रखा हुआ है। सो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग का परफॉर्मेंस इज़ लैकिंग, एंड उसकी उनको सज़ा भी मिली है। वो जिस तरीके से उनको लीड्स मिलती थी वो नहीं मिली। और दूसरा ये है कि सारी पंजाब के अंदर जो अपोजिशन है वो एक किस्म की अराउंड इमरान खान इकट्ठी हो रही है। सो ये दिस वाज आई थिंक परफॉर्मेंस नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब आज दूसरा मौका था, पहले वो भिक्की गए, वहाँ पावर प्लांट के उन्होंने इफ्तिताह किया, आज वो झंग में मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ भी वो एक बात को ज़ेर बहस जब आई तो उन्होंने इमरान खान साहब पे तनकीद की, लेकिन आज भी जब वहाँ वो बात कर रहे थे, इमरान खान साहब के बारे से कहा वो मैं चलाऊंगा, लेकिन
आज वो ये कह रहे थे कि मुझसे पूछा जाता है डिलीवरी कहाँ है, डिलीवरी, ये जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं डिलीवरी नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि डिलीवरी नहीं? डिलीवरी होती है डिलीवरी, सेटिंग अप नहीं होता। डिलीवरी होती है कि आपको मिले कुछ। वो कहते हैं और मैं क्या डिलीवरी, ये डिलीवरी है जो मैं तो पहले क्यों कहते थे कि जी आपको फौरन डिलीवरी मिल जाएगी? अब बात ये है कि देखो मुनीब, लोग जो है वो लॉजिकली नहीं सोचते, वो दिल से सोचते हैं। कहते हैं यार सानू की मिला। ऊपर से ये वही मौका था जहाँ के फार्मर्स जो हैं बड़ी सख्त मुश्किलात का शिकार है। और वो जब तक ये प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च नहीं हुआ उस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेशकदमी नहीं थी कि इनके मसाइल हल किए जाएं, और फिर जबकि वो करने लगे तो ऊपर से रोक दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉर ऑल दीज रीजंस डेफिनेटली लोगों ने मुस्लिम लीग को एक वार्निंग दी है, उनके अपने वोटर्स ने, पंजाब के लोगों ने, कि ज़रा ख्याल करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम में से बहुत से लोग हैं जो खुश नहीं हैं। ठीक है, हम इमरान खान साहब को वोट नहीं देना चाहते, हम अभी भी आपके साथ हैं, मगर लेट दिस बी अ रिमाइंडर कि दिस इज नॉट गुड इनफ। ये डू यू थिंक इट्स अ वेक अप, यू थिंक इट्स अ वेक अप कॉल? इट इज अ वेक अप कॉल, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इट इज अ वेक अप कॉल। अच्छा ये क्योंकि इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, फिर इमरान खान साहब को भी वो हरफ तनकीद वो बनाया, क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने? आज भी वो जो कह रहे थे, ये क्लिप्स है मेरे पास, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे। अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन में डिस्कस करेंगे। इलेक्शन हुआ है, नतीजा कौम के सामने आ गया है, अब उसको तस्लीम कर लो। उस पर भी अभी 48 घंटे नहीं गुजरे, उसको भी तस्लीम करने से इनकार हो रहा है। उकाड़ा में इलेक्शन हुआ है, वहां आपके बंदे की जमानत जब्त हो गई है, 7000 वोट लिए हैं, और 2 मुस्लिम लीगियों में ये वहां पे कॉन्टेस्ट था। एक मुस्लिम लीग ने जो कैंडिडेट है उसने 80,000 वोट लिए, दूसरे ने 40,000 वोट लिए, और ये हमारी पार्टी का गलत फैसला था। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर जो है वो पार्टी का वही हमारा कैंडिडेट होता तो 1,20,25,000 वोट लेता हो, और आपका उम्मीदवार जो 7,000 वोट लेके जमानत भी जब्त करवा गया है। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये इमरान खान साहब को कह रहे हैं, मेनली वो बात ये कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, आपको ये बर्दाश्त नहीं होता, आपको स्पीकर ने हराया है, दोबारा 122 में हराया है। लेकिन ये बात मुस्लिम लीग नून को आपके मुताबिक रियलाइज करनी चाहिए कि ये कोई, वो कहते हैं, वो पीटीआई कहती है इट्स देयर मॉरल विक्ट्री। वो मॉरल विक्ट्री तो कहते हैं हमारी हो गई, हम सिटिंग गवर्नमेंट, उसकी पूरी मशीनरी के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 2,500 वोटों से कम से हमारे, तो ये तो हमारी मॉरल विक्ट्री है। अच्छा, अब देखिए, मॉरल विक्ट्री एक तरीके की तो है कि जी इमरान खान साहब नहीं खड़े हुए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या अयाज सादिक के खिलाफ, और इतने वोट्स, एक ऐसा कैंडिडेट जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये अच्छा कैंडिडेट नहीं है, अलीम खान, आम लोग भी ये कहते थे, रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, अयाज सादिक की रेपुटेशन अच्छी है। अच्छा, इसके बावजूद वो इतनी करीब आ गए, तो ये जाहिर है कि इसके बारे में इनको सोचना चाहिए। अब सोचना क्या चाहिए? देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं ना मेरी मॉरल विक्ट्री, एक तरीके से तो मॉरल विक्ट्री है कि देखिए कि हमने क्या करके दिखाया आपको, मगर एक तरीके से मॉरल विक्ट्री नहीं है। और ये मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहने को कि ये इमॉरल दोनों पार्टीज़ जो हैं, जिस किस्म की वो हरकतें करते हैं और जिस किस्म की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कानून की, और जिस तरीके से कैंपेन्स चली हैं और जैसे पैसे लगे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दोनों पार्टीज़। अगर इमरान खान साहब की पार्टी है वही तरीके इस्तेमाल कर रही है जो ट्रेडिशनल पार्टीज़, नून लीग ट्रेडिशनल पार्टी है ना, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करती जोड़ तोड़ पैसा सारा कुछ करते हैं, ट्रेडिशनल धड़े वाले लोगों को लेके आते हैं, एंड सो ऑन। तो क्या अब इमरान खान साहब भी तो वही कर रहे हैं ना? जिस किस्म के लोगों को ये टिकट दे रहे हैं वो सारे लौटे हैं, या जा क्यू लीग से निकले हुए हैं, या पीपल्स पार्टी से निकले हुए हैं, या निकल रहे हैं, या उन लोग जिनको टिकट नहीं मिले नून से। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर अब मॉरल विक्ट्री कैसे हुई? ये तो दोनों इमॉरल स्ट्रेटजीज थी दोनों पार्टीज की। दिलचस्प बात सबसे ज्यादा मेरे लिए है कि नून लीग ने तो वही किया जो हमेशा करते हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल कैंडिडेट्स, पैसा और अम्ब्रेला ऑफ सिटिंग गवर्नमेंट, ठीक। मगर इमरान खान साहब ने तो ये वादा किया था ना कि मैं नौजवान तबका ग्रास रूट से लाऊंगा, मैं लोटे नहीं लूंगा, मैं पैसे वाले लिए इलेक्शन करवाऊंगा। मैंने तो दूसरी आइडियोलॉजिकल, वो कहते थे मेरे जायज नए
कैंडिडेट्स होंगे, नौजवान होंगे। तो वो तो इमरान खान कर नहीं रहे। इमरान खान ने जो मॉरलिटी की पॉलिटिक्स थी वो तो छोड़ दी है। अब उन्होंने वही रास्ते इख्तियार करने शुरू कर दिए हैं जो कि नून लीग इख्तियार करती रही। ये पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के और बेनज़ीर के बाद जो आसिफ जरदारी साहब ने जिस किस्म की पॉलिटिक्स की है, तो फिर पीपल्स पार्टी में और नवाज शरीफ की पार्टी में और इमरान खान की पार्टी में फ़र्क क्या है? उसी किस्म के लोग, उसी किस्म के लोटे, उसी किस्म के पैसे। तो रह गया कि जी इमरान खान साहब जो है वो खुद साफ शफाफ हैं और नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं कि जी वो नहीं है। यही रह गया ना। तो ऐसी बात नहीं है। लोग अभी भी कैंडिडेट्स को देखते हैं, लोग अभी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स खेलते हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जिन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का जो सांचा था वो तोड़ दिया। ये इमरान खान साहब नहीं तोड़ सके। ये अपना एक मूवमेंट जो था, पॉपुलर मूवमेंट, आवाम से निकला था, ग्रास रूट से निकला था, लोअर और अपर मिडिल क्लासेस का, वो उनको गैल्वनाइज कर ही नहीं सके। कितने लोग हैं इनकी पार्टी में जिनको इस किस्म के लोगों को टिकट मिले हैं। टिकट अभी भी वो ट्रेडिशनल लोगों को दे रहे हैं। जो लोग टूट के आ रहे हैं दूसरे लोगों से, उनको टिकट मिल रहे हैं। हाँ, ओकाड़ा का कैंडिडेट जो थे अशरफ सोना साहब, वो पीपल्स पार्टी से आए। वही ना। अब नून लीग वाले कहते हैं जी कि हमारे दोनों कैंडिडेट हमारे ही थे, हमने टिकट ठीक नहीं दिया 144 में। ऐसी है ऐसे, जो कि असल बात। अच्छा, अब बात यह है कि वो एक को नहीं दिया, दूसरे को दे दिया। अब वो और बात है कि वो इंडिपेंडेंट हैसियत, अपनी हैसियत दिखाने के लिए इंडिपेंडेंट के तौर पे वो लड़ पड़ा। मगर ये नून लीग की ये वीकनेस है ना कि उनको पता था कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। यहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि इनको टिकट मिले, मगर जो करते धरते हैं इस इलाके के और जिन लोगों ने ये सारा कुछ करते हैं, उन्होंने कहा नहीं इसको नहीं देना, इसको देना। अब वो लोकल पॉलिटिक्स क्या थी जिसकी वजह से उन्होंने एक वीक कैंडिडेट को दे दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को नहीं दिया। बड़ी अच्छी बात है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पीटीआई के पास जा सकता था। बिल्कुल, और वो नहीं गया। ऑफर्स हैं, वो नहीं गया। वो कहता मैंने इंडिपेंडेंट खड़े होकर आपको दिखाऊंगा कि मेरी अपनी कुव्वत कितनी है, मैंने कितना आवाम के लिए काम किया। इसका ये मतलब है आवाम रिस्पॉन्ड करती है उन लोगों को जिनके दो किस्म के क्रेडेंशियल्स हों। एक ये कि उन्होंने अपने इलाके में काम किया हो और वो आवाम के करीब हों, तो हमेशा आवाम उनको सपोर्ट करती है। दूसरा ये कि इलेक्शन जीतने के लिए पैसा भी लगाना पड़ता है। पैसे के बगैर आप और मैं नहीं जीत सकते। हमें बड़े लोग प्यार करते हैं जी, टीवी पे बैठते हैं, ये करते हैं, लोग मिलते हैं, सेल्फियां लेते हैं, मगर वोट लेने जाएंगे तो शायद 10 वोट भी ना मिले। अपने घर के भी डाउटफुल नहीं हुआ तो ऐसी तेरी कर तू अपने घर की गल कर, मेरे घर की गल ना कर। बात आ जा तू। डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद होम, क्योंकि आपका राज होम पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक होती है। चले ठीक। मेरा ख्याल है 2-3 वोट है मेरे। अच्छा 2-3, चले भाई अगर 4 10 तो नहीं मिलते, 4 दी फैमिली है ते 4 2-3 बड़े होते ने, एक आध डिसेंटर होता ही है। ऑफ कोर्स। अच्छा चले रहम साहब, अब ये हमने बात यहाँ तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतने के बाद। इमरान खान साहब ने जिस तरह टेम्परेचर्स की बात की, इमरान खान साहब अब भी किस तरह की सियासत आगे करना चाहते हैं या वो क्या कह रहे हैं इलेक्शन यानी 122 के बाद, ये देखिए। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई जायज काम नहीं किया। पैसा चला के सहाफियों को खरीदा, आर्मी चीफ उसके घर जाके BMW खड़ी कर दी और चाबी दे दी उसको। वो और बात है, उसने वापस कर दी। क्या अलीम खान का चेयरमैन से ज्यादा वोट है? इसका मतलब ये हुआ कि 2013 में आपने धांधली की और खुल के धांधली की। साहब खान साहब बात नहीं आते, उन्होंने कहा जी कोई लगे रहो। हाँ, मतलब लेकिन एक बात जो है कि जो उनका स्टांस था वो मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि छोटी सीट उन्होंने जो प्रोविंशियल असेंबली की थी वो जीती है। ये तो वहां नहीं धांधली हुई नहीं, वो यहाँ अब वाली ना, अब जो हुआ है वो कहते हैं कि वो जीती है क्योंकि 2013 के इलेक्शन में उन्होंने लूज की। नहीं तो अब धांधली नहीं हुई वहां, मगर यहाँ हो गई। हाँ, वो ये कहते हैं यहाँ ये कैसे हो गया कि ऊपर वाली सीट पे धांधली हो गई, हार गए, और नीचे वाली सीट पे धांधली नहीं हुई, ये जीत गए। अगर धांधली होनी थी तो ऊपर नीचे दोनों के हो सकती थी ना, क्योंकि एक ही हमला था सारा। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने हमें कहा ड्यूरिंग द डे जब ट्रांसमिशन भी हो रही थी, इलेक्शन चल रहा था, उन्होंने कहा जी कोई धांधली नहीं हमें होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन है उसके प्रेमिसेस के अंदर फौज नहीं थी, लेकिन फौज थी, पुलिस नहीं थी। लेकिन इस इलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठाए गए वोटर्स के हवाले से कि उनको बाहर निकाल दिया। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब वोटों की दोबारा गिनती के लिए भी दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की है, और ये भी कहा है कि बहुत से उनके मुताबिक वोटर्स ऐसे थे जिनका जो 2013 के जो वोटर्स लिस्ट थी उसके अंदर उनका वोट मौजूद था, उनका नाम मौजूद था, लेकिन अब उनको इस हलके से बाहर निकाल दिया गया।
नईम साहब, ये एक बात, क्योंकि इस दफा इलेक्शन कमीशन के ऊपर और तो कोई चीज़ नहीं हो रही, लेकिन ये नादरा के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट थी उसमें से बहुत से लोगों के नाम, उनके वोट तब्दील कर दिए गए। इसके ऊपर अब एक इशू नहीं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। अगर ऐसी बात है और कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है तो ये बताएं, तो इनको इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कौन से वोट शिफ्ट हुए हैं, और तो पता चल जाएगा ना कितने हैं। एक्चुअली दोनों लिस्टें कंपेयर कर लें, देख लें किसको शिफ्ट किया है, कहाँ से कहाँ किया है और उसकी वजूहत क्या है। बड़ी इसके सिंपल एक्सप्लेनेशन निकलेगा, मगर मैं अब जाना नहीं चाहता वहाँ। मगर सवाल ये है कि इनको क्या पता जिसके वोट शिफ्ट हुए वो नून के लोग सपोर्टर थे या PTI के सपोर्टर थे। हाँ, ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि वो वोट शिफ्ट हो गया। PTI के लोग रो रहे हैं, नून के लोग नहीं रो रहे, मगर इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि वो जीत गए हैं, वो इसलिए वो इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहे। मगर ये अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, और अगर लॉजिक है तो दोनों को इफेक्ट किया होगा, और अगर लॉजिक नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कि कमाल की रिगिंग है ये कि इलेक्शन कमीशन ने ये तय पा लिया था कि मुनीफ फारूक जो है और नजम सेठी जो है ये फलाने इलाके में रहते हैं, ये बिल्कुल PTI के वोटर हैं और इनको यहाँ से उठा के फेंक देना चाहिए कहीं और, जहाँ की जब यहाँ जहाँ ये ताकि वोट ना डाल सके, ताकि वोट ही ना डाल। यार दिस इज रिडिक्युलस, ऐसे नहीं होता। इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल सी मिल जाएगी। मेरा ख्याल है इसमें नादरा विल हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि ऐसे क्यों हुआ, और क्योंकि ये डिलिमिटेशंस और ये चीज़ें चलती रहती हैं। प्लस एक ज़माना था कि आपकी डोमिसाइल और आपका जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस, इसके ऊपर भी वो चीज़ चलती रहती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गुलबर्ग में एक घर में रहता था, मैं वहाँ से शिफ्ट करके किसी और घर में चला गया, जब मेरी, और वो इसी इलाके में था, तो जब मैं वोट डालने गया तो पता चला कि जी वो तो आपका जो घर है वो तो फलाने इलाके में चला गया। तो मैंने कहा नहीं, मगर मैं पिछले बार ही आया हूँ तो मैंने यहीं वोट किया। कि जी हाँ, मगर वो चेंज हो गया आपका, वो आपका पुराना जो अभी भी आपका वही एड्रेस लिखा हुआ है वो शिफ्ट हो गया, अब तो आपका ID कार्ड पे नया एड्रेस लिखा हुआ है आपका, वो मैच नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें चलती रहती है। सो आई डिडंट वोट, मैं आ गया आराम से। इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा तो मैंने नहीं वोट डाला। मैंने कहा कौन जाएगा, कहाँ ढूंढेगा, मेरा वोट कहाँ चला गया। तो बट हाउ डिड दे नो मैंने किसके लिए वोट डालना। तो ऐसे नहीं होता, ये दीज आर ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंसीज, या दे मस्ट बी अ रीजन व्हिच द इलेक्शन कमीशन शुड एक्सप्लेन। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके कैंडिडेट ने जो मियां आमिर हसन साहब थे, इस दफ़ा 1000 का हिस्सा भी नहीं क्रॉस कर सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसमें कैंडिडेट का कसूर नहीं, पार्टी के हवाले से लोगों के जहन में अब क्या वो बैगेज इतना ज़्यादा है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा 2008 और 13 के बीच का, क्या वजह है, क्यों नहीं रिवाइव हो रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रिवाइव होगी एज लॉन्ग एज जरदारी साहब उसके लीडर हैं। मैं बड़ा सिंपल सी बात कहने वाला हूँ। जरदारी साहब ने बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को तबाह कर दिया। वो उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम आप कर सकते हैं। बड़ी बदकिस्मती है, बिकॉज हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। वही एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग पार्टी थी, लिबरल पार्टी थी, और जरदारी साहब खुद प्रोग्रेसिव लिबरल शख्स है। उनकी सारी फैमिली हुआ है, सारी पार्टी वैसी है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि इन्होंने जो गवर्नेंस की वो गवर्नेंस की नहीं इन्होंने, और जो जिस किस्म की करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं ये बिल्कुल उसी किस्म, उससे भी ज़्यादा लग रहे हैं जो कि 90s में लगे थे। इस किस्म के चार्जेस किसी और पार्टी पे नहीं लगे जिस किस्म के करप्शन चार्जेस पीपल्स पार्टी पे लगते हैं। अब वो और बात है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी और वो उकसाती थी लोगों को और इल्ज़ाम लगवाती थी, और जो इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ थी जिसमें नून लीग भी आती थी एक ज़माने में, उनके ऊपर मीडिया नहीं करता था बिकॉज वो खबरें नहीं मिलती थी उनकी गड़बड़ की। मगर बात यह है कि जब तक पीपल्स पार्टी की अब नई लीडरशिप ऐसी क़यादत नहीं आएगी जो कि इंस्पायर नहीं करेगी और एक ऐसा एजेंडा नहीं लेके आएगी जो कि PTI से भी मुख्तलिफ होगा, नून से भी मुख्तलिफ होगा, और जो शख्स वो एजेंडा लेके आएगा उसकी काबिलियत भी होगी, नज़र आएगी कि काबिलियत भी है, उसकी कमिटमेंट नज़र आएगी, और उसकी जो शख्सियत है वो पता चलेगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये जज्बे के साथ आई है और इसके ऊपर हम एतमाद करते हैं। अच्छा। जरदारी साहब के ऊपर पार्टी के अंदर अब ना पार्टी लीडर्स जो हैं ना प्लस काडर, वो बिल्कुल अब 10 साल हो गए हैं। बेनज़ीर भुट्टो की वजह से जरदारी साहब जीत गए। मोहतरमा पहली इलेक्शन तो ज़रूर जीती थी भुट्टो साहब के ऊपर, मगर वो अगली जो इलेक्शन थी वो अपने सर पे जीती थी। इस दफ़ा जरदारी साहब जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो की कब्र के ऊपर उसकी वजह से वो जीते हैं, मगर आगे अब जरदारी साहब का खाता ख़त्म हो गया। और जो आप देख रहे हैं सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो कितनी बड़ी इंडाइटमेंट है, कितनी बड़ी वो दाग है पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी ऊपर से पीपल्स पार्टी टारगेट भी थी टेररिज्म का पिछले इलेक्शन में, इस बार इतनी, मगर पीपल्स पार्टी तो पार्टी टारगेट थी। तो इस वक्त तो बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं आए, यहाँ तक पीपल्स पार्टी की, मैं आपको बताऊं अखाड़ा में मैं गया था, वहाँ जब ये कैंपेनिंग हो रही थी
तो जरदारी साहब की तस्वीर भी नहीं थी बैनर्स के ऊपर। अब ये सोचिए, यहाँ पर भी नहीं देखी, इतना उनको फिक्र था लोगों को कि अगर जरदारी साहब की तस्वीर आई तो 7,000 वोट भी नहीं मिलने। हालांकि ये वो पीपल्स पार्टी का, वहाँ नून लीग पीपल्स पार्टी दे बीन ऑल्टरनेटिंग। और इसके अलावा भट्टू साहब का क्या रोल रहा, उन्होंने किस किस्म की सिलेक्शंस की, कैंडिडेट्स की, क्या किया क्या नहीं किया, वहाँ वो भी एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ऐसे लोग पीपल्स पार्टी में आ गए हैं जो कि आम रैंक एंड फाइल जो कार्डर है वो कहते हैं ये तो पीपल्स पार्टी की जज्बा ही नहीं है, ये तो कोई और जज्बा है, ये तो हमारे लोग ही नहीं है जिनको ये ले आए हैं बीच में। और यही मैं समझता हूँ कि पीटीआई के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगेगा कि ये खान साहब किस किस्म के लोग ला रहे हैं, डू दे रियली रिप्रेजेंट अस और नॉट। ये कब तक खान साहब को वोट पड़ेगा और कैंडिडेट्स को नहीं। इस दफा भी खान साहब को वोट पड़ा है, अलीम खान को नहीं पड़ा, उन्होंने जितने खरीदने थे फिर भी लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। लेकिन यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी नईम साहब, यहाँ बहुत से लोग ये कहते थे कि पार्टी आइडियोलॉजी या खान साहब का नाम अपनी जगह, लेकिन अलीम खान साहब का क्लाउड, उनका पैसा, जिस तरह से दोनों चीजें चली यहाँ। एक का नाम पार्टी का, क्योंकि पार्टी की तरफ लॉयल्टी है लोगों की, इमरान खान की तरफ लॉयल्टी है, और दूसरी तरफ उनका पैसा चला ताकि उन्होंने भी अपने वोट इकट्ठे किए। और आखिरी स्टेज पे आपको मैं एक बहुत ही और भी खबर सुनाता चलूँ, चिड़िया की खबर है। मैंने कहा ना कि जमात इस्लामी के साथ तो बिहाइंड द सीन्स अलायंस हो गया था, तो 8-10 हज़ार वोट तो मिल गया होगा, मगर चॉइस सरवर साहब ने ऐसी ऐसी जगह पे भी राब्ते किए जहाँ शायद उनको नहीं करने चाहिए थे। वो राब्ते जो एक ज़माने में नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे कि कुछ सेक्टेरियन पार्टीज़ के साथ उनके 4-5 हज़ार वोट लेने के लिए उनको भी दिलासे दिए जाते थे। और मेरी खबर है ये है कि इनकी तरफ से भी कुछ इस किस्म की बात हुई। अगर हुई तो मतलब अच्छी बात नहीं है, मतलब ये तो कंडेमनेबल बात है अगर किसी भी ऐसी जमात से बात की जाए। अच्छा नईम साहब, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने शुरू की, रूलिंग पार्टी मुस्लिम लीग नून, मिनिस्टर्स आपस में उलझ रहे हैं, और वो खाली ये नहीं कि कोई वो किसी बंद जगह पर या 4 दीवारी के बीच में सब कुछ हो रहा है, अब तो ये बात सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब वो जैसे कहा जाता है ना सेंट्रल कैरेक्टर है इस, वो तो बात कर देते हैं। ख्वाजा साहब के हवाले से चाहे वो चौधरी निसार साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, या एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री हो, ख्वाजा साहब बहुत सी चीज़ें बातें कह जाते हैं। ख्वाजा साहब के हवाले से कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, इधर आप देखिए कि इस मामले में मुख्तलिफ मिनिस्टर्स का एक दूसरे की वजारत के बारे में या एक दूसरे के बारे में वो किस तरह से बात कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब के साथ जो है मेरी उनसे मेरी उनसे बातचीत नहीं है पिछले 3-4 साल से। वो है, वो अपनी जगह एक बात है, वो मैं उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री का या उनकी मिनिस्ट्री का को जो कारकर्दगी है या कोई इंटरेक्शन जो है उस पर कोई उसका असर नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि किसी शख्स के पास इतना टाइम कैसे है कि वो हर दूसरे तीसरे हफ्ते बन सवर के मीडिया के सामने इस पे इज़हार ख़्याल करने लग पड़े। मैं हैरान होता हूँ। मुझे बतौर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और बतौर एक जिम्मेवार शख्स के मुझे GHQ के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन के लिए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की जरूरत नहीं है। ये कैसे कहते हैं ना, पहला आपने टुकड़ा चौधरी साहब और चौधरी निसार अली खान साहब, आगे क्या ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार अली खान। आप ख्वाजा आसिफ को किसके सामने खड़ा करेंगे आप? नहीं, मैं नहीं खड़ा कर रहा, वो खुद खड़े हुए हैं। अब देखिए ना, ये जो आप बात कहते हैं ना किसके सामने खड़ा करेंगे, मैं नहीं खड़ा। चले दिखाए आप। ये जरा देखिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते हैं, या ये बात आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन शहबाज साहब के हवाले से। पावर प्लांट होता है, सड़कें होती हैं, मेट्रो होता है, हर एक चीज़ की ट्रांजैक्शन की उसकी कंप्लीशन का एक पीरियड होता है और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। बिजली के मंसूबे लगाने और बात है, सड़कें बनाना और बात है। वाह वाह वाह, सड़कें बनाना भी और बात है। फिर वो मेरे एक बड़े मेरे महबूब भाई हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मेट्रो भी बनाना ये भी और बात है। वाह, बहुत अच्छी बात है। सड़कें बनाना और बात है, मेट्रो बनाना और बात है, और बिजली तो ये 6 महीने के में 100 मेगावाट किस तरह लग गया, धरनों के बावजूद भी। ये अब किस माई के लाल ने पहले इस मुल्क की तारीख में ये इस तरह का काम किया? आप आज लुच तलने लगे हैं, तुम बहुत आज बड़े खतरनाक। मैं तो ये देख रहे हो साहब, आप देखें ना, आप एक
एक बात जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की, एहसन इकबाल साहब के हवाले से, वो वीडियो पे हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि अगर पुराने वक्तों में प्लानिंग कमीशन होता तो कुछ भी ना हो सकता, और वो कहते हैं कि ये इट इज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। और शायद खाकान अब्बासी साहब भी प्लानिंग कमीशन के हवाले से कुछ अच्छे ख्यालात नहीं रखते और उसके ऊपर टारगेट करते हैं। वेयरएज एहसन इकबाल साहब ने जब इसका रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स किया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स दैट वी हैव रिसीव्ड, तो उन्होंने कहा जनाब कि बात यह है कि बहुत से मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज, उनको तकलीफ होती है कि टाइट स्क्रूटनी क्यों हो रही है। बहुत से प्रोजेक्ट्स को जो पीएसडीपी के होते हैं उसके अंदर प्लानिंग कमीशन को बड़ा क्लोजली हम मॉनिटर करते हैं और बड़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि एहसन इकबाल साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब की बैकिंग हासिल है। ऑन द सेम लेवल नजम साहब, हम देख रहे थे ख्वाजा साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बात कर रहे थे, आपको पता है नंदीपुर पावर प्लांट के हवाले से सारी बहस शुरू हुई। नंदीपुर पावर प्लांट के जो हेड थे उनको, जो साहब उनके जो हेड थे उनको एक वक्त में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्हें निशाने इम्तियाज, इस्तारा इम्तियाज दिया जाए, उनको रिवॉर्ड किया जाए, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें कल सैक कर देते हैं और उनकी जगह किसी और को अपॉइंट कर देते हैं। ये क्या शो करता है? व्हाट डज इट शो? अब ये मैंने अभी मेरे अब है कुछ और दिखाने के लिए, एक ही दफा कर दो यार जो कुछ दिखाना। अच्छा चले, फिर मुझे ब्रेक लेनी पड़ी है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी दिखाने के लिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मुझ पे इल्जाम आज ये लग रहा है कि शायद बकौल नजम साहब के मैं को लुच तल रहा था। मैं तो आपको कुछ नहीं, मैंने कहा था कि तुम ये टुकड़े दिखा रहे हो, अब मेरा ख्याल है तुम तो टोटे दिखा रहे हो। तुम बिल्कुल जो है नहीं, ये टोटे हैं बिल्कुल। अच्छा बात सुने, अब कोई और है तो जल्दी से। हाँ नहीं, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। वो आबिद शेर अली साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ वाटर एंड पावर, उनके वालिद साहब क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, दोनों मुस्लिम लीग नून में, वो क्या कहते हैं देखिए। कानून शिकन वजीर कानून को ही आप फैसलाबाद का होली सोली समझते हैं तो फिर हमारी तरफ से गुड बन। और मैं अपने बेटों को बुला लिया इस्लामाबाद से, मैंने अपने बेटे को, अगले 2-4 दिन में शायद मैं उसका इस्तीफा दिलवा दूंगा। राना सनाउल्लाह जो कानून शिकन वजीर कानून है, हम नहीं मानते उसको। उसने 20 आदमी मरवाए हैं, ये मैं सबूत दूंगा आपको आइंदा प्रेस मीटिंग में। वो उम्र के जिस हिस्से में है वहाँ पे उनकी ज़हनी कैफियत जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, और इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो इससे पहले भी उन्होंने कई दफा की है। तो जरा उनसे पूछे, उन 20 लोगों के नाम तो बताएं आपके, वो अपने बेटे की मेयरशिप के लिए जो है ना वो इस तरह जो है ना वो थोड़ा जज्बाती हुए हैं। तो ये कैफियत जो है मेरा ख्याल है 31 अक्टूबर के बाद जो है ना वो ठीक हो जाएगी। वो कहते हैं कैफियत 31 अक्टूबर का। उनको राना सना साहब कहते हैं कि जी आबिद शेर अली साहब को, शेर अली साहब को गुस्सा है कि जी उनके बेटे को मेयर का टिकट क्यों नहीं दिया। सही कह रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं उनको इस बात पे गुस्सा। मगर आपने तो कैद दिखा तो दिया, मगर आज की खबर यही है ना कि वो सब ठीक हो गया। नहीं, वो नजर आ रहा है। हाँ। नजर आ रहा था। आज आबिद शेर अली साहब मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। हाँ, वो साथ थे, उन्होंने बिल्कुल अपना साथ दिया प्राइम मिनिस्टर का। हाँ, वो वापस, और उन्होंने ये भी कहा कि सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। महल चौधरी आबिद शेर अली साहब भी ये कहते हैं ना हमारे घर का मामला है। हाँ। इवन राना साहब के साथ वो कहते हैं हमारे घर का मामला है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है साहब? प्रॉब्लम यार बड़ी फ्रस्ट्रेशन सबको हो रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से पुराने तरीके से मियाँ साहब दोनों हजरात पार्टी की तरफ तवज्जो देते थे, मिनिस्टर्स को, कंस्टिट्यूंसीज़ को, शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल नहीं, वो तो खुद ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुकूमत चलाते हैं। एक दो मिनिस्टर्स भी नहीं हैं जिनको वो ट्रस्ट करें या डेलीगेट करें अथॉरिटी, एक आध होगा। बाकी राना साहब के साथ राना साहब के साथ तो है ना, मगर पुराना प्रॉब्लम भी एक साथ साथ चल रहा है, इसलिए राना साहब को इतनी प्रोमिनेंस नहीं दी जा रही बिकॉज ऑफ दैट अदर इंसिडेंट। मगर एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब सिंगल हैंडेडली सारा कुछ करते हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो है वो भी उस किस्म की जो पुराने ज़माने में पार्टी मीटिंग्स होती थी, इकट्ठे करते थे लोग, वो अब नहीं हो रही। अब ज़्यादातर मियाँ साहब असेंबली में जाके कोई बयान दे देते हैं। अदरवाइज़ मियाँ साहब जितनी ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस दौर में इतनी ट्रैवल किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। कभी वो अफगानिस्तान, कभी सेंट्रल एशिया, कभी यूरोप, कभी मिडल ईस्ट, कभी इधर कभी उधर, मतलब चाइना, वो मतलब बैठते नहीं हैं। तो पार्टी की तरफ तवज्जो नहीं हो रही और काम नहीं हो रहा, और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। वो नहीं ग्रीक को कहते हैं डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी, वो एक्चुअली बड़े मायूस हैं, उन्हें अपनी पार्टी से मायूसी है
वो समझते हैं कि मिनिस्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इनको टाइट करूं। वो परेशान हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मिनिस्टर्स डिलीवरी नहीं दे रहे हैं। 2-3 मिनिस्टर्स हैं जिनके बारे में वो कहते हैं वो डिलीवरी दे रहे हैं, बाकी के बारे में वो यही समझते हैं कि अब ये नंदीपुर का जो फड्डा पड़ा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब और डिफेंस मिनिस्टर या वाटर एंड पावर मिनिस्टर, ये कितनी अनसीमली और अच्छी बात नहीं है ये। मगर दोनों ने बातें कर दी एक दूसरे के खिलाफ। वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, डिफेंस मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर। ये तो हमने खैर बात बड़ा सोचते थे कि छोटे छोटे स्टेट मिनिस्टर्स एक दूसरे के बारे में करी हुई, ये तो बिल्कुल तमाशा बन गया। देखिए ये 3 बहुत बड़े मिनिस्टर्स हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े दरीना दोस्त भी हैं नवाज शरीफ साहब के, पुराने कारकुन, MNA हैं, मिनिस्टर हैं, 2 मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, बड़े पुराने लोग हैं। अब एहसन इकबाल साहब, मैं अगर 2 बातें जल्दी जल्दी कर दूं कि चौधरी निसार का शहबाज शरीफ ऐसे थे, ठीक, अभी भी हैं, अभी भी होंगे, और ये दोनों के तल्लुकात, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये तल्लुकात रखते थे। प्राइम मिनिस्टर ने कभी डायरेक्टली नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब रखते थे या चौधरी निसार, ये दोनों। अब क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर आ गया तो ख्वाजा आसिफ कहता है यार ये तो मेरा खाता है, और ख्वाजा साहब इज नॉट अ पुश ओवर। दूसरी बात यह है कि ख्वाजा साहब बहुत करीब हैं प्राइम मिनिस्टर के, इतने करीब हैं कि मैं समझता हूं कि शायद उनके छोटे भाई भी उतने करीब नहीं है जितने ख्वाजा आसिफ हैं। तो ख्वाजा आसिफ यही कहते हैं, खुले कहते हैं मेरा तो एक ही लीडर है। वो मतलब है जब वो कहते हैं कि मेरा एक लीडर है तो फिर उसका मतलब क्या है? सबको पता है एक ही लीडर है। जब ये कहना कि मेरा एक लीडर है, बेसिकली सेइंग कि मैं शहबाज शरीफ को नहीं मानता। वो कहते हैं मेरा लीडर नवाज शरीफ है, वो खुद कई दफा उन्होंने कहा, टॉक शोज में कहा। कहने की जरूरत क्या होती है? भी लीडर तो एक ही है नून लीग, वो सारे जानते हैं, लेकिन बीइंग कहने से ये मतलब कि मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनके साए में मैं हूँ, अगर किसी ने मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है, पूछताछ करनी है तो वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट ही सेइंग। चौधरी निसार का भी यही मसला। आपको याद है एक वक्त था कि इनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी हो गई थी, और एक वक्त था नाराज हो गए थे और जाके बैठ गए थे 2 हफ्ते के लिए इधर उधर, और वो फोन नहीं उठाते थे। वो खैर अभी भी फोन नहीं उठाते वो कहते हैं मैं मोबाइल फोन रखता ही नहीं हूँ। अब वो एक ऐसा वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर चौधरी निसार से बात करनी होती थी ना, तो कभी वो उधर फोन हो रहे होते थे, कभी उधर फोन हो रहे होते थे, और वो मजाक उड़ाते थे प्राइम मिनिस्टर साहब को। चौधरी साहब तो मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, वो टेलीफोन ही नहीं चुकते उन्होंने। फिर कभी इधर पैगाम भेजो कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने गल करनी है, तो फिर वो तो मतलब है कि ये जो एहसन इकबाल साहब, दिस इज अ न्यू डायमेंशन कि दोनों ने, खाकान अब्बासी ने भी और ख्वाजा साहब ने भी, दोनों ने अपने गन्स जो हैं वो प्लानिंग कमीशन की तरफ। अब प्लानिंग कमीशन जो है वो हर प्रोजेक्ट की वो PC1 फॉर्म बनाती है, 2 अमेंडमेंट्स रिविजन, वहाँ इकोनॉमिस्ट्स बैठे हुए हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं। ये कहते हैं जी आप देर लगा देते हैं, आप हर चीज़ में रुकावट करते हैं, हमारे काम नहीं होने देते, इसलिए दे आर ऑल अगेंस्ट द प्लानिंग कमीशन। अब वो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं, वो कैसे कहेंगे जी प्लानिंग कमीशन को छुट्टी करा दें? ही थिंक्स इट्स एन अटैक ऑन हिम एंड ही थिंक्स कि ये प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। बट इट्स अ फैक्ट नरीम साहब, वक्त खत्म हो गया। इट्स अ फैक्ट कि मुस्लिम लीग नून ने पिछले साल ये कहा था कि बड़े मिनिस्टर्स का, पूरी मिनिस्ट्रीज का एक ऑडिट होगा, जो मिनिस्टर काम नहीं कर रहे उनको फारिग किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज खबर ये आई है कि मिनिस्ट्री जो कैबिनेट है वो एक्सटेंड हो रही है, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं, एक शायद वफाकी वजीर और बने। हम उस अकाउंटेबिलिटी का इंतजार कर रहे हैं, शायद उम्मीद करते हैं 2018 से पहले वो हो। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।